Hello guys, greetings to all. Today we are going to take chapter 4 colonialism and tribal societies. So what we are going to learn in this chapter is tribal people and their activities, tribal life during the 19th century, tribal revolts in Chota Nagpur, tribal revolts in Northeast India and other revolts that taken place in colonialism period. So let's start the chapter with the first thing. द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली नॉन एज द शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी इंडिया के अंदर जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल यानी जो आदिवासी जो लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजाति। अकॉर्डिंग टू जो सेंसस है हमारा 2011 का, उसके हिसाब से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं ये 8.6% है टोटल इंडियन पॉपुलेशन का। इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये मोस्टली जो है जो रिमोट एरिया जो है हमारा, यानी ऐसी जगह जहाँ पे इजीली आप पहुँच नहीं सकते हो उस जगह पे रहते हैं, मेन स्ट्रीम से दूर। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वाज ट्राइबल पीपल। अर्लियर जबकि ब्रिटिश जो है वो उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं लिया था इंडिया का, उससे पहले जो ट्राइबल थे ये सिविलाइजेशन से दूर अपनी शेड्यूल लाइफ जीते थे। इनका जो है मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ बहुत कम इंटरेक्शन होता था, यानी जो बाहर दूसरे जो लोग होते थे उनसे ये बहुत कम मिलते थे। इनके अपने खुद के रिचुअल्स होते थे, खुद के ट्रेडिशंस होते थे, जो कि दूसरे जो पीपल होते हैं नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनकी जो लाइफ स्टाइल वो बहुत सिंपल होती है और कुछ ही एक्टिविटियों तक ये अपने आप को सस्टेन नहीं करते, काफ़ी वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं जो है ये ट्राइबल पीपल। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है वो कौन कौन सी एक्टिविटी प्रैक्टिस करती थी। तो सबसे पहले तो ये लोग हंटिंग गैदरिंग जो है वो प्रैक्टिस करते थे। हंटिंग गैदरिंग यानी शिकार जो है खाने के लिए ये लोग शिकार पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। हंटिंग गैदरिंग के अलावा जो दूसरी चीज़ ये लोग करते हैं वो जो भी प्रोडक्ट इनको जंगल से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, उसको जो है सेल करना। यानी हर्ब्स होगी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ की होती है, या फिर फॉरेस्ट की जो लकड़ियां हैं वो, या मिल्क मीट, मतलब ये जो है इस तरीके का काम करते थे। ये जानवरों को भी पालते थे अपने यूज़ के लिए। ये जो है ये टेम्प्रेरी सेटलमेंट में रहते थे, यानी किसी भी एक जगह पे परमानेंट ना रह के एक जगह से दूसरी जगह जो है ये लोग ट्रैवल करते थे, और जो जानवर हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ये अपने साथ लेके जाते थे। कुछ एग्जाम्पल है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, जैसे गद्दीस ऑफ हिमाचल प्रदेश, बकरवाल्स ऑफ कश्मीर एंड द लैब्दीस ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, नोमैड्स लाइफ जीते हैं लगभग। एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन सोर्स है इन ट्राइबल पीपल के लाइवलीहुड का। बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो जूम कल्टीवेशन जो है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको फॉलो करती है। जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि ज़मीन का जो एक टुकड़ा होता है जंगल में, उसमें जंगल को पहले ये लोग काटते हैं, उसको जला के उसको साफ़ कर देते हैं, और वहाँ पे जो है ये लोग खेती करते हैं। कुछ टाइम तक खेती करने के बाद में 2 या 3 साल या 2 या 3 फसल लेने के बाद में ये लोग जो है नई जगह जाते हैं, फिर सेम प्रोसेस अपनाते हैं। तो इसको बोलते हैं जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। नेक्स्ट है ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो जो 19th सेंचुरी थी, क्योंकि 19th सेंचुरी जो है उसके अंदर इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल और टेरिटोरियल कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश लोगों ने कर लिया था इंडिया के ऊपर। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए या उनकी लाइफ कैसी थी उस वक्त, वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो एज मेंशन अर्लियर, पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि जो ट्राइबल लोग जो है पढ़ लिया है हमने कि ट्राइबल लोग जो हैं वो रिमोट एरियाज़ के अंदर रहते थे, हिल्स या फॉरेस्ट के अंदर, बिल्कुल प्रकृति के पास में, और उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा रखा था। वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे जिसके अंदर उनके अपने खुद के ट्रेडिशंस और कस्टम्स होते थे। लेकिन इनकी जो लाइफ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की वो डिस्टर्ब हुई उस वक्त जब ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया पे किया, और उन्होंने जो है नए नए रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और उनको रेगुलेट करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाला गया। उसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए। तो सबसे पहला जो चेंज था पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो ब्रिटिश लोगों ने किया था वो था इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यानी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने डाला था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, देयर आर 3 काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो ये जो सेटलमेंट्स थे रेवेन्यू के, इनकी वजह से क्या चेंजेस है या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो लैंड रेवेन्यू जो है वो एक इम्पोर्टेंट इनकम सोर्स था एशियन टाइम से ही। ब्रिटिश जो है उन्होंने इसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लगाया टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इस सिस्टम के अंदर जो ज़मींदार जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो ज़मींदार जो है वो अपनी ज़मीन
जो रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल जो है उसको कट करवाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल वो कट करवाएंगे तो इस तरीके से वो लोग जो है क्या कर रहे थे, जो ट्राइबल जो लोग हैं उनकी ज़मीनों को ऑक्यूपाई करते जा रहे थे, उनकी ज़मीनों पे कब्जा होता जा रहा था। इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल है वो आ गए, नॉन पॉपुलेशन जो थी दूसरी नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन उसके कांटेक्ट में। जो ज़मींदार जो है उन्होंने उन ट्राइबल लोगों को भी मजबूर किया टैक्स पे करने के लिए या रेवेन्यू पे करने के लिए। इसकी वजह से ये लोग जो है उस लोन को पे करने के लिए मनी लेंडर्स के चक्कर में पड़े, उनसे लोन लेते, फिर उस लोन से आगे टैक्स पे करते। तो इस तरीके से जो ये लोग जो है क्या करने लगे, बॉन्डेड लेबर्स में चेंज हो गए। बॉन्डेड लेबर्स यानी बंधुआ मजदूर हिंदी में बोलते हैं जिसको, यानी इसके अंदर कि भाई कर्जा जो है वो दादाजी ने लिया हो, लेकिन उस कर्जे की किस्तें चुकाने के लिए जो पोता है यानी ग्रैंडसन जो है उसको भी मजदूरी करनी पड़ती थी, सिर्फ खाने पीने को मिलता था, कोई जो है तनख्वाह या पेमेंट आपको नहीं होता था। इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। तो इस तरीके से जो है फ्यूचर जनरेशन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी, ज़मींदारों का लोन जो है वो चुकाते चुकाते। नेक्स्ट जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों की लाइफ जो है वो अफेक्ट हुई, वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो जो रेलवे नेटवर्क है उसका कंस्ट्रक्शन इसलिए करवाया गया था ब्रिटिश लोगों ने क्योंकि वो इजीली जो है ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी इजीली यूज होता था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई ट्राइबल लाइफ लोगों की। बहुत सारे जो फॉरेस्ट है उनको काटा गया रेलवे लाइन को जो है बिछाने के लिए। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को मूव करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह से। और साथ ही साथ में जो है कुछ फॉरेस्ट को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने रिजर्व कर दिया, या फिर उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से नॉर्म्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। यानी जो आदिवासी लोग पहले बिना किसी रोक टोक के इन जंगलों से लकड़ी काटते थे, अब उन सब चीज़ों के लिए उनको जो है पहले जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इस वजह से भी काफ़ी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई उनकी। तो जो ट्राइबल जो पीपल थे उन लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई इस तरीके के माहौल में सर्वाइव करने के। इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि आप जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते हो या और जो चीज़ें, तो ये सब चीज़ें थी जो रेलवे नेटवर्क की वजह से इम्पैक्ट हुई। नेक्स्ट जो था वो था क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो ट्राइबल एरिया में बहुत एक्टिव थी। उसका रीज़न ये था कि जो ट्राइबल जो लोग थे क्योंकि ये गरीब लोग थे, तो क्रिश्चियन मिशनरी इनको पैसे का या किसी और तरीके का जो है लोभ या लालच कह सकते हो दे के जो है इनको चेंज करवाना चाहती थी। यानी इनको जो है रिलीजियस जो है इनका वो बिलीफ चेंज करवाना चाहते थे क्रिश्चियन मिशनरी। तो ये चीज़ जो है इसने बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर असंतोष पैदा किया। इसकी वजह से भी जो है बहुत सारे रेवोल्ट आउटबर्स्ट हुए। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे जो कौन कौन सी, तो ये जो चीज़ें थी ये तो हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी जो पॉलिसीज़ थी कौन कौन सी जिसकी वजह से ट्राइबल लोग जो है वो इफेक्ट हुए। अब हम पढ़ेंगे कि जो अफेक्शन हुआ था ट्राइबल लोगों का, यानी ट्राइबल लोग जो है जिस वजह से इफेक्ट हुए थे, अब उसका क्या रिजल्ट निकल के आया। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ट्राइबल रेवोल्ट्स हुए। तो सबसे पहले हुए थे छोटा नागपुर रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पे। तो जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए इंडिया के अंदर वो ब्रिटिश एनक्रोचमेंट की वजह से, क्योंकि ब्रिटिश जो है उन्होंने ट्राइबल लोगों की ज़मीन पे कब्जा करना लिया। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ये एक क्लोज निट ग्रुप में रहते थे। क्लोज निट यानी ये ज़्यादा दूसरे लोगों से मिलते नहीं थे, सिर्फ इनका परिवार जो है उसी के साथ में और एक बहुत कम जो लोग थे उनसे ही मिलते थे। अब जो इंटरेक्शन जो है इनका वो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ में बहुत ज़्यादा होने लग गया। स्पेशली जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लॉन्डर्स थे, या फिर जो है इनको ये लोग आउटसाइडर समझते थे। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल, मनी लैंडर्स, जमींदार्स, ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आने लगे इनके एरियाज़ में। इनकी जो लाइफ थी उस लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगे। तो जो ट्राइबल जो थे वो इन आउटसाइडर को क्या बोलते थे, डिकूस। तो जो ब्रिटिश पीरियड है उसके अंदर जो छोटा नागपुर रीजन है उसने कुछ सीरीज ऑफ रिबेलियन देखे, यानी कंटिन्यू जो है अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उन्होंने रिबेल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ के खिलाफ, जिसके अंदर कोल, संथाल और मुंडा रिबेल जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोल रिबेलियन जो हुआ था 1827 के अंदर। कोल जो है वो छोटा नागपुर के इनहेबिटेंट थे, यानी छोटा नागपुर के ही निवासी थे। 1820 में जो किंग है पोरट के, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भाई जो अब उनकी जो ज़मीन है उसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल होगा। उन्होंने जो है कुछ टैक्स पे करने के लिए मना लिया ब्रिटिश को कि भाई हम जो है टैक्स पे करेंगे, और इस तरीके से जो है ब्रिटिश कंट्रोल के लिए उन्होंने एग्री कर लिया। लेकिन इस एग्रीमेंट के जो है कोल्स जो थे उन्होंने नहीं माना और वो जो है इसके खिलाफ गए, रिबेल किया उन्होंने। तो जो कोल है वो अपने ट्रेडिशनल वेपन्स यूज़ करते थे जैसे बोज एंड एरोज, और जबकि जो ब्रिटिश जो ट्रूप्स थी उनके पास में मॉडर्न वेपनरी थी तो वो जो है उसका सामना नहीं कर सके। और जो इसी तरीके से
जो कोल्स है इनको जो नॉन आदिवासी ठेकेदार होते थे यानी जो आउटसाइडर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। और साथ ही साथ में इनको जो है ये डर हमेशा लगा रहता था कि जो ब्रिटिश है ज़मींदार है या जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो इनको या इनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो इस वजह से इन्होंने जो है इनके खिलाफ रेवोल्ट किया। जो ब्रिटिश जो हैं वो इस रेवोल्ट को दबाने में कामयाब हुए और उसकी वजह से बहुत सारी जो लाइफ है वो चली गई इस रिवोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो है हमारा रिबेल वो है संथाल रिबेल जो हुआ था 1855 के अंदर। संथाल जो हैं वो संथाल परगना जो है झारखंड में वहाँ के इनहेबिटेड थे। ये लोग जो है संथाल ट्राइब जो है वो अनहैप्पी थी क्योंकि ब्रिटिश जो है उन्होंने बहुत सारे सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए थे। उसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट एक था जिसके अंदर कि इनको जो है अब अपनी खुद की जो ज़मीन है उस ज़मीन को भी टेनेंट्स के रूप में करना पड़ता था। यानी वो ज़मीन जो है अगर ये लोन नहीं देंगे अगर रेवेन्यू नहीं पे करेंगे उस ज़मीन पे तो उस ज़मीन को जो है सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ों की वजह से जो है ये लोग काफ़ी जो है गुस्से में थे। साथ ही साथ में इनके जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको अब किसने रिप्लेस कर दिया था, नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स ने। यानी इनका जो मुखिया होता था उस मुखिया की जगह ले ली थी अब जो बाहर से जो ज़मींदार आए थे ब्रिटिश ने जिनको अपॉइंट किया था उन लोगों ने। तो टैक्स जो है वो तो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि जो संथाल जो एरिया था उसके अंदर जो है ब्रिटिश जो है वो रेलवे का कंस्ट्रक्शन बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनका ये इंटेंशन था कि भाई जितना ज़्यादा जो है रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उनका जो कॉलोनियल रूल है वो भी एक्सपेंड होगा। तो 1853 में जो ब्रिटिश जो है उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया रेलवे ट्रैक का संथाल परगना में। इसकी वजह से भी संथाल ट्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में क्योंकि इनकी वजह से ये जो रेलवे ट्रैक था इसमें बहुत सारे आउटसाइडर्स आ रहे थे और ब्रिटिश जो है वो उनके फॉरेस्ट को भी कट कर रहे थे। तो इनकी जो ट्रेडिशनल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई। तो जो परमानेंट सेटलमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन था उसकी वजह से भी कई सारे संथाल जो है वो अपनी ज़मीन से दूर हो गए थे और इसी वजह से जो है ये संथाल रेबेल स्टार्ट हुआ था 1855 में। हल जो है वो एक टर्म है जो कि लिबरेशन मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है। जो ब्रिटिश है उनका एफर्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉलोनियल पावर को जो है एक्सपेंड करे। उसके लिए उन्होंने जो है वो जो ट्राइबल पीपल है या कुछ भी चीज़ें उसके खिलाफ ज़्यादा उनको जो है हमेशा से ही सरप्रेस करने की यानी दबाने की सोची। तो इस वजह से बिहार और उड़ीसा जो है उसके अंदर इन लोगों को जो है काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश लोगों को रिबेल्स हुए काफ़ी। तो जो संथाल जो हल है यानी जो लिबरेशन मूवमेंट है संथाल का इसको 4 भाइयों ने लीड किया था, सीतू, कान्हू, चंद और भैरव। जो संथाल है वो ब्रिटिश ऑफिशियल जमींदार मनी लैंडर्स को अपने एनिमीज़ की तरह कंसिडर करते थे। तो उनके जो लीडर थे सिद्धू और कान्हू उनके लीडरशिप के अंदर जो है संथाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश से। दोनों के बीच में ब्रिटिश और संथाल दोनों के बीच में एक वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ जिसके अंदर पुलिस जो है उसने सिद्धू और कान्हू दोनों को अरेस्ट कर लिया। इस कन्फ्रंटेशन के अंदर जो है क्या हुआ कि बाद में ये ट्रांसफॉर्म हो गया रिबेल के अंदर। यानी पहले तो जो है दोनों के बीच में आपसी बहस हुई, झड़प हुई थोड़ी, और जब पुलिस ने जो है कान्हू और सिद्धू जो 2 लीडर थे उनको जब अरेस्ट कर लिया, कान्हू और सिद्धू को अरेस्ट कर लिया, तो ये जो कन्फ्रंटेशन था, ये जो छोटी मोटी जो झड़प थी, ये किसके अंदर चेंज हो गई, रिबेल के अंदर। यानी इस रिबेल में क्या हुआ कि जो संथाल जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, जमींदार्स और मनी लैंडर्स को मार दिया। उसके अलावा जो ये ट्राइबल जो लोग थे इन्होंने बहुत सारी ज़मीन को भी कैप्चर कर लिया। जो ज़मीन जो है वो कहाँ तक स्ट्रेच कर रही थी, राजमहल हिल से लेके बीरभूमि तक। राजमहल हिल जो है वो बिहार के पास में है, भागलपुर में, वहाँ से लेके बीरभूम झारखंड तक इन्होंने जो इतनी बड़ी जगह को कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश जो है उन्होंने इस रिबेल को सप्रेस करने के लिए मार्शल लॉ जो है वो डिक्लेयर किया और आर्म जो फोर्सेस थी उनको भेजा। आर्म फोर्सेस ने इस रिबेल को दबा लिया क्योंकि जो रिबेलियंस थे उनके पास में नॉर्मल जो है बो, एरो, इस तरीके के वेपन थे, जबकि जो आर्म फोर्सेस थी ब्रिटिश उनके पास में मॉडर्न वेपनरी थी। बहुत सारे लोग जो हैं संथाल ट्राइब के वो मारे गए। सिद्धू और कान्हू जो है उनको भी ब्रिटिश लोगों ने फांसी की सज़ा सुना दी। ब्रिटिश जो है वो इस रिबेल की वजह से उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए, जैसे उन्होंने जो है एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो लागू किया, जिसका जो रीज़न ये था कि भाई जो ट्राइबल लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो विलेज हेडमैन थे उसको अथॉरिटी दे दी गई कि भाई आप जो है अपनी ट्राइब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, और साथ ही साथ में जो पुलिस स्टेशन है उनको ट्राइबल एरिया से हटा दिया गया। तो ये कुछ जो है बेनिफिट भी हुए इस रिबेल की वजह से संथाल लोगों को या फिर ट्राइबल पीपल को। नेक्स्ट जो रिबेल हुआ था छोटा नागपुर रीजन में वो था मुंडा रिबेलियन। तो 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। मुंडा जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बिहार के अंदर रहती थी और ये लोग करते थे कुंट केरी।
कुंतकेरी सिस्टम के अंदर ये होता था कि जो लैंड जो है उसकी ऑनरशिप हमेशा ट्रेडिशनल होती थी। ट्रेडिशनल यानी तो जो कुंतकरी जो सिस्टम था इसके अंदर ये था कि बाप के बाद में बेटा जो है वो ज़मीन का मालिक बनता था। ये तरीके इस तरीके की जो है ट्रेडिशनल सिस्टम वो लोग फॉलो करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो उन ज़मीनों के मालिक बन गए, और जो मुंडाज है उनको जो है अपनी खुद की ज़मीन पे ही एक किराएदार के रूप में रहना पड़ा। जो ज़मीन है उसका किराया पे करना पड़ा, यानी जो है उनको रेंट पे करना पड़ रहा था ज़मींदार को। जो ज़मींदार जो है वो ब्रिटिश एजेंट्स थे, उन्होंने ट्राइबल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, और जो रेंट था वो भी पे करना ज़रूरी था। अगर नहीं पे कर सकते हो आप रेंट को तो उनको जो है उनकी खुद की जो ज़मीन थी, उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन होती है या फिर पारिवारिक जो ज़मीन, उस ज़मीन से रिमूव कर दिया जाता था, यानी हटा दिया जाता था। और अगर वो अपना डेट जो है उधार जो है वो नहीं चुका पाते थे तो उनको जो है बॉन्डेड लेबरर्स के लिए भी फोर्स करते थे। तो जो ये प्रैक्टिस थी बॉन्ड फोर्स लेबर की, उसको बैट बेगारी बोलते थे। और जो ट्राइबल जो है वो डिक्कूस को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे, यानी जो ट्राइबल लोग जो थे वो इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते थे, डिक्कूस को, यानी आउटसाइडर्स को, मनी लैंडर्स को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, जमींदार्स को, कि भाई इनकी वजह से जो है हम लोगों को ये बैठ बेगारी करनी पड़ रही है, और हमारी जो ये इतनी दयनीय कंडीशन, मिजरी यानी गरीबी वाली जो कंडीशन है किसकी वजह से आई, आउटसाइडर या डिक्कूस की वजह से। जो मुंडा रेबेलियन है इसके लीडर थे बिरसा मुंडा, जो कि एक यंग ट्राइबल लीडर थे, और उन्होंने बहुत छोटे स्पान के अंदर जो मुंडाज हैं उनको मोबिलाइज यानी इकट्ठा किया ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा प्रेशर डाला कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, और उसको जो है मजबूर किया इस चीज़ के लिए कि वो कई सारे जो है इम्प्लीमेंटेशन करे अपने लॉज के अंदर, जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग हैं उनकी ज़मीनों की रक्षा हो सके। जो मुंडा रेबेलियन है ये स्टार्ट हुआ था बिरसा मुंडा की लीडरशिप में, जिनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो ब्रिटिश रूल है उसको एंड करना। इसको जो है उल्लूगन या फिर ग्रेट रिवोल्ट भी बोलते हैं। उनके जो फॉलोअर्स है वो उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, और बहुत सारे बिलीव करते थे कि उनके पास जो है डिवाइन पावर है, यानी दैवीय शक्तियाँ हैं। बिरसा मुंडा जो है उन्होंने ब्रिटिश के एनरोचमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, यानी ब्रिटिश लोग जो है जो कब्जा कर रहे थे ज़मीनों पे उसके ऊपर उसका प्रोटेस्ट किया उन्होंने। जो मुंडा रेबेलियन है वो छोटा नागपुर रीजन के अंदर हुआ था। बिरसा जो है उन्होंने डिक्लेयर किया अपनी ट्राइब को फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, यानी उन्होंने जो है अपनी ट्राइब को जो है ब्रिटिश लोगों से फ्री करना डिक्लेयर कर दिया भी हम लोग जो है अब किसी के भी गुलाम नहीं हैं। ये मूवमेंट वॉलेंट तब हुआ जब गवर्नमेंट ऑफिशियल क्रिश्चियन मिशनरी और लैंडलॉर्ड जो है उनके ऊपर हमला कर दिया गया। जो लोग जो थे मुंडा ट्राइब के, उनके पास में प्राइमेटिव वेपन्स थे, यानी बोझ बहुत नॉर्मल हथियार थे, और ब्रिटिश जो है वो इस रेबल को आसानी से कंटेन करने में कामयाब हुए क्योंकि उनके पास में जो है मॉडर्न वेपनरी थी, एज वी ऑल्सो ऑलरेडी नो। बिरसा मुंडा जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश पुलिस के द्वारा 1900 के अंदर मार्च। जो ब्रिटिश है वो इस रेबेल को सप्रेस यानी दबाने में या समाप्त करने में कामयाब रहे, लेकिन जो बिरसा के जो एफर्ट्स थे उसकी वजह से जो कॉलोनियल लीडर्स थे उनको ये फोर्स, उनके ऊपर ये दबाव पड़ा कि उनको जो अपने लॉज जो हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, और जो ट्राइबल जो लोग हैं उनको सूट कर इस तरीके के रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने एक रूल भी पास किया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जिसके अंदर के भाई जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे उनको जो है रिलीफ दिया गया, साथ ही साथ में जो फोर्स लेबर है उसको भी बैन कर दिया गया इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। ओके, तो दीज आर द रिवोल्ट्स दैट हैड टेकन प्लेस इन छोटा नागपुर रीजन। जो छोटा नागपुर रीजन है उसके अंदर ये 3 रिवोल्ट्स हुए थे, कॉल, मुंडा और संथाल। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिवोल्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके अंदर कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आसाम। आसाम जो है यहाँ पे ब्रिटिश जो है उन्होंने टी गार्डन्स इस्टेब्लिश किए क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है टी गार्डनिंग के लिए। उन्होंने क्या करा, इसको जो है कॉमर्शियल बनाया। अब कॉमर्शियल चीज़ में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इन लोगों ने जो है एक वेस्टलैंड रेगुलेशन जो है वो डिक्लेयर किया, जिसके अंदर ये था कि भाई जितने भी प्लांटेशन जो है उनके मालिक होंगे ब्रिटिश, और जितने भी ट्राइबल जो लोग हैं वो होंगे इनके यहाँ पे मजदूर या लेबरर। जो ज़मीनें थी ट्राइबल लोगों की उनको उनकी ज़मीनों से हटा दिया गया और उनकी खुद की ज़मीनों पे उनको जो है एज ए लेबरर अपॉइंट कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि कई जगहों पे तो ऐसा हो गया, लेकिन कुछ जगह जो है वो ट्राइबल लोगों के ही कंट्रोल में थी, यानी जो ज़मीन जो थी वो ट्राइबल लोगों में थी, उनको ये जो है टैक्स पे करना पड़ता था। अब ब्रिटिश जो है वो टैक्स जो है उन्होंने जो है इंक्रीज़ कर दिया 50% से सीधा 70%।
यानी अब जो ट्राइबल लोग हैं उनको पहले जो है 50% टैक्स पे करना पड़ता था अपनी ज़मीन पे, अब उसकी जगह जो है उनको पे करना पड़ रहा था 70%। ये टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो इस वजह से जो ट्राइबल लोग हैं वो इसको पे नहीं कर सके, और जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीन है उसको सीज़ कर दिया गया, यानी जो है कब्जे में ले लिया ब्रिटिश लोगों ने। जो इंक्रीज हुआ लैंड टैक्स के अंदर, इसकी वजह से बहुत सारे रिबेल हुए आसाम के अलग अलग प्लेसेस में, जिसके अंदर जैसे फूलगोरी वहाँ पे 1861 के अंदर हुआ, और 1892 के अंदर ये जो है पट्टी दरंग, नलभरी, लच्छिमा, ये जो अलग अलग पार्ट है वहाँ पे फैल गया। जो ब्रिटिश है वो इस रेवोल्ट को सप्रेस करने में कामयाब हुए। इन 1920 जो ब्रिटिश, उन्होंने एक असम प्रोविंस जो है वो फॉर्म किया, यानी जो असम जो है उसके जितने भी आसपास के एरिया उन सबको मिला के उन्होंने एक प्रोविंस डिक्लेयर किया, असम प्रोविंस। और उन्होंने जो है एक सेपरेट ट्राइबल और नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाए। अब इसकी वजह से ये था कि भाई रीज़न क्या था ये इस तरीके का कि भाई नॉन ट्राइबल और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाने का, कि भाई आगे जो है कोई भी रेवोल्ट ना हो इस तरीके का, क्योंकि जो ट्राइबल जो लोग थे उनके लिए जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो एक तरीके से उनके लिए आउटसाइडर थे, और उनको जो है वो अपना एनिमीज मानते थे। तो इस वजह से जो ब्रिटिश है उन्होंने ये चीज़ करा। नेक्स्ट जो है वो है नॉर्थ ईस्ट रेवोल्यूशन में खासी रेवोल्ट, जो कि मेघालय के अंदर हुआ था 19वीं सेंचुरी के अंदर। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और क्रिश्चियन मिशनरी है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अंदर तक घुस रहे थे, यानी एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो रहे थे। उस एक्टिवनेस की वजह से जो लाइफ है ट्राइबल लोगों की वो बहुत ज़्यादा जो है, तो जो लाइफ है ट्राइबल लोगों की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, यानी बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर उनका दखल बढ़ रहा था। जो बैटल ऑफ बक्सर थी 1764 की, उसके अंदर जब ब्रिटिश लोग जीत गए थे तो उनके पास जो है दीवानी राइट आ गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। जो ब्रिटिश है वो चाहते थे कि भाई एक रोड लिंक जो है वो बनाई जाए सुरमा वैली से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। जो ब्रह्मपुत्र से सुरमा वैली तक एक रोड बना देते थे, इस रोड के लिए जो है उनको खासी हिल से गुजरना था। जो खासी हिल जो है ये एक ट्राइबल कम्युनिटी का एरिया था, ट्राइबल एरिया था। अब इस ट्राइबल एरिया की में अगर रोड निकलेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस होंगे, और साथ ही साथ में ये डिस्प्लेसमेंट के अलावा क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है उन्होंने एक हाउस टैक्स भी इम्पोज किया 1860 के अंदर। ये जो है कुछ रीज़न थे, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो गए, हाउस टैक्स हो गया, या रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। इन रीजन्स की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और इन सब रीज़न की वजह से जो है एक सीरीज हुई ट्राइबल रेवोल्ट्स की, द खासी रिवोल्ट। जो खासी रिवोल्ट जो है उसको लीड किया था यू कियांग नगबांग ने, जो कि एक रेवोल्यूशनरी था जोवई मेघालय से। ब्रिटिश जो है वो इस रेवोल्ट को दबाने में कामयाब रहे थे, और उन्होंने जो है टेरराइज कर दिया जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको। किस चीज़ से कि उन्होंने जो है जो यू कियांग नगबांग था जो उनका लीडर था उसको पब्लिकली लटका दिया फांसी पे 1862 में, जिसकी वजह से उनको लगा कि ब्रिटिशों की जो रेवोल्यूशनरी है वो डर जाएंगे। इसी तरीके का एक मोमेंट जो है वो हुआ था गारो हिल्स के अंदर, जो हुआ था पाटोगन संगमा की लीडरशिप में। ये रिबेल जो है इसको भी ब्रिटिश लोगों ने दबा दिया। नेक्स्ट है मणिपुर। जो मणिपुर के किंग थे उनकी डेथ के बाद, जो मणिपुर के किंग थे महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह, उनकी डेथ के बाद में 1886 के अंदर उनका जो बेटा है सूरचंद्र वो थ्रोन के ऊपर असेंड करता है। लेकिन जो किंग का ब्रदर है टिकेंद्रजीत वो उसका जो है विरोध करता है, वो जो है सूरचंद्र का जो है उसका सक्सेशन नहीं मानता है। सूरचंद्र जो है उसको कौन लोग जो है हेल्प करते हैं, वो होते हैं ब्रिटिश। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश जो है उनकी हेल्प की मदद से सूरचंद्र जो है वो एक वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देता है मणिपुर के खिलाफ 1891 में। टिकेंद्र जीत जो है उसको डिफीट करके जो है ब्रिटिश लोग टांग देते हैं फांसी पे। और ये जो है वहाँ पे बाद में जो जिस जगह पे टिकेंद्र जीत सिंह को हैंग किया गया उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं मेमोरियल के अंदर। तो यहाँ जो है एक इस तरीके का रेवोल्ट होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं कंट्री के अदर पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर जो है 1868 के अंदर द नायकोडा ट्राइब इन गुजरात जो कि पुलिस स्टेशन को अटैक करती है ताकि जो ब्रिटिश जो लोग हैं वो वहाँ से हट जाएं, और उन्होंने जो है धर्मराज जो है उसको हटाया होता है। उसकी वजह से जो कोया और कोंडा ट्राइब्स वो भी रिबेल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो रिबेल करती हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। जो रामपा रीजन है जो कि गोदावरी के नॉर्थ में है, वहाँ पे भी ब्रिटिश और ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में जो है क्लैश होता है। ये रिबेल भी लगभग 2 सालों तक चलता है, और उसके बाद में इसको जो है इस रिबेल के अंदर गुरिल्ला वारफेयर भी देखने को मिलता है, यानी जो गुरिल्ला जो टेक्निक होती है जिसके अंदर छुप के वार करना होता है,
वो टेक्निक भी यूज़ करते हैं यहाँ के लोग। तो जितने भी रेवोल्ट हुए थे इस पीरियड के अंदर, वो सारे के सारे ऑप्रेसिव और एक्सप्लोटिव पॉलिसीज़ की वजह से हुए थे। यानी जो ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से जो नुकसान हो रहा था ट्राइबल पीपल का, उनका जो शोषण हो रहा था, उनकी वजह से ये सारे के सारे रिवोल्ट्स हुए थे। और इनका ही जो है रिजल्ट था इन पॉलिसीज़ का कि लोगों ने जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने इनके खिलाफ मूवमेंट किया या फिर रेवोल्ट किया, आंदोलन किया। तो ये कुछ जो है रेवोल्ट्स के नाम दे रखे हैं, जिसमें जो ट्राइब है और उसने कौन सी ईयर में जो है रेवोल्ट किया था। हेयर इज द चैप्टर कंप्लीट। मार्शल लॉ जो है उसको मिलिट्री रूल बोलते हैं। डीकू जो है वो आउटसाइडर पीपल को माना जाता था। तो चैप्टर फिनिश है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।